सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे लाइव सेशन में, हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है। तो हम आज के इस लाइव सेशन में पढ़ने वाले हैं जो हमारे घरेलू उपकरण चल रहे हैं, इसमें पाठ हमारा 4 चलेगा। तो इसी प्रकार से हम घरेलू जो उपकरण हैं पार्टों में डिवाइड किए हैं, एक एक पार्ट से लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हमारे पार्ट 4 में क्या क्या उपकरण रहने वाले हैं तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे लाइव सेशन में जुड़ जाएं फटाफट से। हाँ बेटा, राम राम। आपका सभी का आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर, तहे दिल से आपका। तो हमारे लाइव सेशन में सभी बच्चे जुड़ जाएं। देखो, लिंक हम पहले ही भेजते हैं, और हमारे आप चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने ग्रुपों में शेयर कर दें। तो देखो, अब मई के अंदर आपका विद्युत और खेतड़ी का जो कॉपर खेतड़ी है उसका भी एग्जाम आने वाला है। तो सभी बच्चे जुट जाएं तैयारी के लिए। सिलेबस आपका यहाँ पर 15वां चैप्टर चल रहा है, कहने का मतलब है। और इतने ही चैप्टर बची हैं मेरे हिसाब से, और कम भी बची होंगे, कहने का मतलब ये है। तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कराने की। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे। तो पहला आता हमारा हेयर ड्राइव। तो हेयर ड्राइव किस प्रकार से रहता है तो देखते हैं हम हेयर ड्राइव के बारे में। हेयर ड्राइव के बारे में देखते हैं। पहला है हमारा हेयर ड्राइव। हेयर ड्राइव के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। तो हेयर ड्राइव किस प्रकार से रहने वाला है ये देखते हैं। देखो, हेयर ड्राइव, हमारा जो हेयर ड्राइव होता है कुछ इस प्रकार से होता है, मैं बताना चाहूंगा आपको। हमारा जो हेयर ड्राइव होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा एक बटन भी होता है यहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार से होता है हमारा हेयर ड्राइव, ठीक है ना। तो इसमें जो तंतु लगा होता है वो जस्ट यहाँ पर लगा होता है हमारा। ऊष्मा तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे भाई? ऊष्मा तंतु बोलते हैं। और हमारा ये क्या है? एक स्विच है हमारा, स्विच। ठीक है, इस प्रकार से क्या है हमारा स्विच है, और जी हमारा क्या लगा हुआ है? ऊष्मा तंतु लगा हुआ है। ठीक है, और जी हमारा क्या है? इसके अंदर ब्लोअर बोलते हैं इसको। जो इसके अंदर लगा है एक फैन के टाइप है आपका, इसको क्या बोलते हैं? ब्लोअर। ठीक है, अब इसके अंदर लगा होता है आपका, जैसे कि ये पंखा लगे हुए हैं आपके इस प्रकार से। ठीक है, और इसको, तो इसके अंदर जो इक्विपमेंट लगे होते हैं हमारे, इम्प्लेयर, इसमें इम्प्लेयर भी लगा होता है हमारा। क्या लगा होता है? इम्प्लेयर। तो इम्प्लेयर लगा होता है, वो इसके गैप को मेंटेन करता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है इसके अंदर इम्प्लेयर भी लगा होता है। और एलिमेंट माइका के आयताकार टुकड़ों पर क्या करता है? नाइक्रोम का लपेटता है। जो एलिमेंट होता है हमारा, तो माइका के क्या करता है? माइका के लिख लेते हैं इसके बारे में। एलिमेंट माइका के टुकड़े टुकड़ों पर, सॉरी,
टुकड़ों पर नाइक्रोम, जो नाइक्रोम हमारी क्या होता है कि तार होता है जो क्या है ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो नाइक्रोम तो तार, तो क्या करते हैं नाइक्रोम को तारों क्या करते हैं भाई, लपेट कर बनाया जाता है। नाइक्रोम तार लपेट कर बनाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो आपका तंतु है ऊष्मा, तो किस प्रकार बनना है आपका, तो हमारा ये एलिमेंट, इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और ये एलिमेंट किसका बना होता है, नाइक्रोम का। नाइक्रोम का बना होता है। ये जो वायर होता है वो किस पे लपड़ा होता है भाई, माइका पे। बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, माइका पर लपेटते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हमारा स्विच होता है जिसको हम सप्लाई में परपथ में जोड़ते हैं, ठीक है। ये हमारा ब्लोअर है, गोल वाला भाग है आपका घूमने वाला। जो इसके अंदर जो फैन लगा होता है, तो फैन क्या करता है, हवा उत्पन्न करता है। तो जहां से हवा गुजरती है गरम गरम गरम, क्योंकि एलिमेंट लगा होता है इसके अंदर, तो हवा कैसी निकलेगी, गर्म निकलेगी, ठीक है। तो हीटिंग एलिमेंट पे क्या होता है, हवा गर्म निकलती है। गर्म निकलती है, तो इसमें जो है हीटिंग जो एलिमेंट होता है, तो वाटेज में कितना होता है, तो अपन वाटेज में कह सकते हैं जो एलिमेंट होता है वाटेज में जो 800 वाट तक होता है। क्या होता है, 800 वाट तक। 800 बड़े बड़े में 800 वाट से भी यूज ज्यादा कर सकते हैं अपन। इस साइज के प्रकार से इसमें क्या करते हैं, इसके वाटेज की जो प्रक्रिया है वो रखती हैं, ठीक है। इस प्रकार से रखा था जाता है जैसे कि इसको हाथ में पकड़ के इसका उपयोग कर सके। कहने का मतलब ये है मेरा, सिंपल सी भाषा में। ये सारी चीज होगी इसके अंदर, ठीक है ना। जो ब्लोअर किस प्रकार से काम कर रहा है, अगर कोई एक आध पॉइंट छूट गया है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, बिगड़ रहे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है एक विद्युत इक्यूवेटर आता है, जो इस प्रकार से कैसे काम करता है ये, इसके बारे में थोड़ा जानकारी करते हैं। देखो, विद्युत एक्ट्यूवेटर आपका इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे कि मुर्गा आपका पालन होता है ना, मुर्गी पालन उद्योग में क्या करते हैं, अंडों को कृत्रिम रूप में ऊष्मा प्रदान करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जो अंडे होते हैं इनको कृत्रिम रूप से ऊष्मा प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो लिख सकते हैं अपन इसमें कि मुर्गी पालन उद्योग में मुर्गियों के अंडे को अंडों को कृत्रिम रूप से ऊष्मा, मतलब जो मुर्गी पालन उद्योग है उसमें अंडों को क्या करते हैं भाई, कृत्रिम रूप से ऊष्मा प्रदान करने ऊष्मा प्रदान कर ऊष्मा प्रदान कर उससे बच्चे निकालने वाला
जो बच्चा देखो निकलेगा कब, कहने का मतलब है इसको एक निकालने वाले के वैज्ञानिक उपकरण क्या कहते हैं, एक वैज्ञानिक उपकरण कहते हैं, या इसे वैज्ञानिक रूप कहते हैं। निकालने वाला वैज्ञानिक उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण को क्या कह रहे हैं भाई, विद्युत इंक्यूबेटर कहते हैं। कहलाता है या कहते हैं। इसका मात्र जैव प्रयोग है, ठीक है ना। और इसमें क्या करते हैं भाई कि इसमें ऊष्मा तंतु का प्रकार लगाते हैं तो सभी अंडों को समान मात्रा में क्या देती हैं, ऊष्मा प्राप्त होती है। इसमें जो सभी अंडे होती हैं उन सभी अंडों का समान रूप में क्या होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। सभी अंडों को ऊष्मा समान मात्रा में प्राप्त होती है। होती कब है, जब इसके अंदर थर्मोस्टेटर का प्रयोग करती हैं। किसका, थर्मोस्टेटर के तापमान नियंत्रण की व्यवस्था की जाती है। इसमें जो इसकी जो नियंत्रण व्यवस्था होती है इसमें क्या लगाते हैं, थर्मोस्टेटर लगाते हैं। इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। थर्मोस्टेटर के द्वारा ही क्या करते हैं भाई, ऊष्मा को हम समान मात्रा में देते हैं। जो थर्मोस्टेटर होता है वो क्या करता है, ऊष्मा को कंट्रोल या नियंत्रण करने का काम करता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है समान मात्रा में ऊष्मा प्रदान करने के लिए ऊष्मा तंतु के साथ साथ विद्युत पंखे, ब्लोअर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना, और ऊष्मा प्रदान की जाती है। इस प्रणाली का उपकरण गर्म और ठंडे क्षेत्र स्थानीय नहीं हो सकते। कहने का मतलब है जब ये प्रक्रिया थर्मोस्टेटर के द्वारा प्रयोग की जाएगी तो इसके अंदर ठंडे और गर्म दोनों प्रकार से कोई भी चीज नहीं हो सकती, ठीक है बेटा। तो कोई दिक्कत हो तो इस प्रकार से कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, एक इक्विपमेंट वेटर है इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, इस प्रणाली में। और इसमें गर्म जल कई घंटों तक अंडों को समान ऊष्मा प्रदान करता रहता है। देखो विद्युत सप्लाई के असफल हो जाने की स्थिति में भी गर्म जल कई घंटों तक अंडों का ऊष्मा प्रदान कर सकता है। अगर आपकी विद्युत सप्लाई कट भी हो जाए तो उस स्थिति में क्या करते हैं भाई, गर्म जल कई घंटों तक अंडों को ऊष्मा प्रदान करता रहता है, ठीक है, और देर से ठंडा होता है। कहने का मतलब उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप से उपकरण विभिन्न आकार प्रकार में बनाए जाती हैं। उपकरणों के आधार पर हीटर जो एलिमेंट होते हैं हमारे, क्या होती हैं, हीटर एलिमेंट्स होती हैं। इनकी संरचना हॉट केस से मिलती जुलती होती है। इनकी जो संरचना होती है ना, संरचना किससे मिलती जुलती है, हॉट केस से। तो इनकी संरचना किस प्रकार से होती है, संरचना हॉट केस से मिलती जुलती होती है, ठीक है ना। इसकी जो संरचना होती है भाई हमारी हॉट केस होती है ना हमारी, तो इससे क्या होती है, मिलती जुलती होती है। हॉट केस से क्या होती है भाई, मिलती जुलती होती है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं भाई, विद्युत इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं रेफ्रिजरेटर, जो आपका फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर। इस रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे अपन। ऐसे डीप फ्रीजर चैम्बर है जी हमारा, इसके अंदर जो डीप फ्रीज चैम्बर बना हुआ है बीच में, ठीक है, एवोपोरेस्टेट्स और द्रव लाइन है इसके अंदर, और कंप्रेशन है और थर्मोस्टेटर है। द्रव लाइन का मतलब होता है कि इसके अंदर गैस भरी होती है आपकी, ठीक है ना, और इस पे क्या होता है आपका बैंड होता है, और इसमें कंडक्शन लगा होता है, ठीक है, क्या होता है, कंडक्शन लगा होता है, और सप्लाई होती है जी। हमारे कंप्रेसर होता है, गोल गोल सा होता है जी, तो इसके भाग हैं, ये भाग से मिलके बना होता है। अब इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से कनेक्शन होती हैं, तो उसको देखते हैं। तो ऐसे मतलब कह सकती हैं इस फ्रीज का उपयोग जो होता है, तो
पेयजल को ठंडा करने के लिए, बर्फ आइसक्रीम जमाने और खाद्य सामग्री को ठंडा रखने के लिए, और अधिक लंबे समय तक क्या करते हैं भाई इसका, घरों में, होटलों में आदि। जो रेफ्रिजरेटर नामक वैज्ञानिक ने क्या बनाया था जी, अपने नाम पे इसको रख दिया था। एक वैज्ञानिक का नाम था क्या, एक वैज्ञानिक का नाम था, वैज्ञानिक का नाम था आपका रेफ्रिजरेटर। ये क्या था, वैज्ञानिक का नाम था। वैज्ञानिक ने अपने ही नाम पर क्या, इस फ्रिज को डिवाइस, इस डिवाइस को क्या नाम दे दिया, क्या दे दिया, नाम दे दिया। ठीक है, ये तो इसका वैज्ञानिक का नाम है। इसी वैज्ञानिक के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आ गई ना। उपयोग कहाँ कर रहे हैं इसका, ठंडे में, बर्फ जमाने में, खाद्य सामग्री में, और लंबे समय तक इसका उपयोग करने के लिए घरों में, होटलों में आदि रेफ्रिजरेटर का क्या करते हैं, अपन उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका जो सिद्धांत होता है, गैस को संपीड़ित कर दिया जाए तो वह द्रव बन जाती है। यदि किसी गैस को हम, इसके अंदर गैस भरी होती है, तो संपीड़ित कर दिया जाए तो क्या होता है भाई, वह द्रव बन जाती है। तो आपकी जो गैस है ना, ये बन रही है आपकी, संपीड़ित करने के बाद कैसी द्रव लाइन बन जाती है। तो द्रव लाइन बनने के बाद क्या होता है, ठंडी उत्पन्न ऊष्मा करती है। ठंडी जो क्या करती है भाई, इस प्रक्रिया से गैस ऊष्मा मुक्त करती है। यदि संपीड़ित गैस को चौड़ी नलियों में मुक्त कर दी जाए, इस जो संपीड़ित गैस है इसको चौड़ी नलियों में क्या कर दी जाए, मुक्त कर दी जाए, तो वह पुनः गैस के रूप में परिवर्तन हो जाती है। क्या होती है भाई, वह संपीड़ित रूप में ही परिवर्तन हो जाती है। इसलिए जो पाइप होती हैं, इसलिए हम क्या करती हैं, छोटे पाइपों का उपयोग करते हैं। इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, जो छोटा पाइप होता है, तो हमारा जो संपीड़ित गैस होती है वो द्रव गैस के ऊष्मा में क्या करती है, मुक्त रहती है। अगर हम इस पाइप की क्या करें भाई, चौड़ाई बढ़ा दें, बढ़ा दें, तो गैस पुनः मुक्त हो जाती है। गैस पुनः तो गैस क्या होती है, पुनः मुक्त कर दी जाए तो पुनः गैस के रूप में क्या होती है भाई, परिवर्तन हो जाती है। गैस पुनः मुक्त परिवर्तन हो जाती है। क्या होती है भाई, गैस मुक्त परिवर्तन हो जाती है, वहीं की वहीं समानावस्था में पीड़ित में संपीड़ित में बदल जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि आसपास क्षेत्र में ऊष्मा का अवशोषण तो होता है, जिससे कि आसपास के क्षेत्र क्या होता है, ठंडा होता है। जब परिवर्तन हो जाता है तो क्या होता है भाई, आसपास का क्षेत्र होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है। कहने का मतलब है कि इस प्रक्रिया में गैस मुक्त रहती है। यदि संपीड़ित गैस को चौड़ी नालियों में मुक्त कर दिया जाए तो वह पुनः गैस के रूप में परिवर्तन हो जाती है, गैस के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। तो इसके इस प्रक्रिया की जो आसपास का जो क्षेत्र होता है, क्या होता है, आसपास का जो क्षेत्र होता है, तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, जिसके आसपास का क्षेत्र कैसा होता है, ठंडा होता है। कहने का मतलब ये है, जो अब जो लैंग्वेज मैंने बताई वही सिंपल सी भाषा है। ठीक है, पुनः क्या होती है, परिवर्तन हो जाती है। तो ये तो हमारा हो गया इसके बारे में। अब इसकी जो संरचना होती है आपकी, तो मैंने संरचना बताई आपकी कि इसके अंदर क्या होता है, कंप्रेसर लगा दो, कंडीशन, एक्सप्रेसर, वॉल्व, एवोपोरेट, डिप, फ्रीजर, चैम्बर, थर्मोस्टेट आदि क्या करती हैं, इसके प्रयोग की जाती हैं। उपकरणों में फ्री ऑन गैस प्रयोग की जाती है। कौन सी गैस की जाती है भाई इसके अंदर, फ्री ऑन। गैस का नाम कौन सा भाई, फ्री ऑन। तो लिख लेंगे, गैस का नाम, जो गैस का नाम है हमारा वो क्या है, हमारा गैस का नाम फ्री ऑन गैस प्रयोग की जाती है। फ्री ऑन गैस प्रयोग की जाती है।
क्या करते हैं भाई, हम इस गैस का जो नाम है फ्री ऑन गैस का क्या करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंप्रेशन के श्रेणी क्रम में स्टार्टिंग रिले, जो कंप्रेशन होता है, देखो आपको बताएं आगे हम, ये हमारा कंप्रेशन है, ये क्या है हमारा कंप्रेशन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम क्या करते हैं भाई, कंप्रेशन में देखो एक चित्र के माध्यम से तुम बताऊं, ये हमारा, ये इसका डायग्राम है, ठीक है ना, किस प्रकार से काम कर रहा है, परपथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो डोर लैंप है आपका, जैसे खोलते हैं ना तो बल्ब जल जाता है, चालू बंद हो जाता है इस स्विच के माध्यम से। ठीक है, ये आपके कॉन्टैक्टर है जुड़े हुए हैं, अर्थ और न्यूट्रल और फेस, न्यूट्रल और अर्थ। इसी प्रकार से आपके यहाँ पर थर्मल ओवरलोड रिले जुड़ी है तुम्हारी, इससे थर्मोस्टेट स्विच जुड़ा हुआ है तुम्हारा, ये स्टार्टिंग मैग्नेटिक रिले है, और आपकी ये कंप्रेशन मोटर है, ये इसके भाग है, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, तो क्या करते हैं भाई, कंप्रेसर के श्रेणी क्रम में जो कंप्रेशन होता है हमारा, इसके श्रेणी क्रम में क्या जुड़ा होता है भाई, स्टार्टिंग रिले जुड़ी होती है हमारी, स्टार्टिंग रिले कंप्रेशन है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ी है हमारी, यहां पर दिख रही है आपको, जुड़ी है हमारी रिले, जुड़ी है जी, आपको दिखाई दे रहा है ना, स्टार्टिंग मैग्नेटिक रिले जुड़ी है हमारी। ठीक है, और कौन से क्रम में जुड़ी है हमारी, ये श्रेणी क्रम में जुड़ी है, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो लिख लेंगे श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जुड़ गई। अब इसके बाद क्या होता है, थर्मोस्टेटर संयुक्त किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, जो थर्मोस्टेटर हमारा जो संयुक्त हो गया हमारा, ये भी हमारा थर्मोस्टेटर संयुक्त हुआ। अब संयुक्त करने के बाद हमारी एक रिले हुई, ओवरलोड रिले, थर्मल ओवरलोड रिले, क्या बोलते हैं भाई इसको, थर्मल ओवरलोड रिले बोलती हैं, जो हमारी जुड़ी हुई है, और किसके साथ में, स्टार्टिंग कॉइल के साथ से पहले, और उससे पहले क्या जुड़ा हुआ है, थर्मोस्टेट स्विच जुड़ा हुआ है। तो अपन कह सकते हैं कि थर्मोस्टेट के बाद हमारी थर्मल ओवर रिले जुड़ी होती है, और उसके थर्मल ओवर रिले के जुड़ने के बाद क्या जुड़ा होता है, हमारी श्रेणी क्रम में स्टार्टिंग मैग्नेटिक रिले जुड़ी होती है, सिंपल सी भाषा में। तो अपन लिख सकते हैं इस चीज को, श्रेणी क्रम में स्टार्टिंग रिले जुड़ी होती है। ठीक है ना, क्या जुड़ी होती है, स्टार्टिंग रिले जुड़ी होती है। स्टार्टिंग रिले जुड़ी होती है। ठीक है ना, अपन कहें तो इससे पहले क्या जुड़ा होता है, हमारी थर्मल रिले जुड़ी होती है, इससे पहले थर्मल ओवरलोड रिलेज जुड़ी होती है, और इससे पहले क्या जुड़ा था, थर्मोस्टेटर, और इससे पहले थर्मोस्टेटर जुड़ा होता है, और इससे पहले क्या जुड़ा होता है, हमारा डोर लैंप जुड़ा होता है, और
इससे पहले डोर लैंप जुड़ा होता है, और इससे पहले क्या फिर कनेक्शन आपको है ही आपकी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो कंप्रेशन के बाद जो जुड़ी होती है हमारी, इसमें क्या है, एक प्रतिरोध लगा दिया है हमारा, ये आपकी कंप्रेशन मोटर है, ठीक है। ये स्टार्टिंग बाइंडिंग है हमारी, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग है, सॉरी, और ये हमारा क्या है, रनिंग बाइंडिंग। ठीक है। तो हम क्या करते हैं भैया, जिसने क्या बताया, स्टार्टर रिले में, रिले हमारी लगी हुई है, सारा काम हो गया, प्रोसेस हो गया, और इसको क्या करती हैं, इसके बाद सप्लाई ऑन कर देती हैं। जब ये सारी प्रक्रिया हो जाती है तो इसमें गैस को संपीड़ित करता है, क्या करता है, कंप्रेशन शक्ति के द्वारा। जो कंप्रेशन शक्ति होती है हमारी, जो संपीड़ित गैस को क्या करता है भाई, कंप्रेशन गैस को संपीड़ित करता है। कंप्रेशन क्या करता है, गैस को संपीड़ित करता है। संपीड़ित करने के बाद क्या होता है, जो आपकी गैस को तंग नलिकाओं में क्या गुजारा जाता है, तो ऊष्मा मुक्त क्या करते, द्रव के रूप में ग्रहण कर लेती है। ऊष्मा मुक्त क्या होती है, द्रव के रूप में ग्रहण कर लेती है। तो ऊष्मा मुक्त क्या होती है भाई, द्रव के रूप में ग्रहण कर लेती है, तो नालिकाओं में जाल की कंडक्शन कहलाती है। कहने के बाद जो तंग नालिकाओं को जाल की कंडेंसर कहलाती है, क्या कहलाती है भाई, जाल की तंग की, जाल की कंडेंसर कहलाती है। उपकरण में पीछे की ओर स्थापित किया जाता है, जिससे कि मुक्त ऊष्मा वायुमंडल से फैल सके, और जब संपीड़ित गैस को एक्सपोशन वाल्व के द्वारा एवोपोरेटर की चौड़ी नलियों में से प्रवाहित किया जाता है। जो एवोपोरेटर की जो क्या है, ये आपकी चौड़ी नली है, ये क्या है, चौड़ी नली, ये आपको दिख रही है, ये क्या है, चौड़ी नली, ये आपकी छोटी नली है। तो चौड़ी नलियों में क्या गुजारा जाता है, इसके माध्यम से। जब इसके माध्यम से चौड़ी नलियों में क्या है, इसको गुजारा जाता है, तो प्रवाहित किया जाता है, तो ये क्या होती है कि द्रव पुनः गैस के रूप में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, गैस के रूप में परिवर्तन होता है। आसपास के क्षेत्र में ऊष्मा का अवशोषण होता है, और वह क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जो आसपास का क्षेत्र होता है, अवशोषित होने के बाद क्या होता है, ठंडा होता है, और एवोपोरेटर के बीच स्थित डीप फ्रीजर चैम्बर में बर्फ तथा आइसक्रीम जमा जा सकती है। जो आपका चैम्बर होता है, ये आपका चैम्बर है बीच में डीप फ्रीज का, तो जब इसके चारों तरफ गैस ठंडी हो जाएगी, तो इसके अंदर कोई भी चीज आप जमा सकते हो। इस प्रकार से क्या करता है, ये काम करता है। जब आपकी गैस इन नलियों से गुजरेगी, ठीक है, तो द्रव के रूप में बदलेगी, तो फिर जाके चौड़ी नली में यहां से गुजरेगी। चौड़ी नली में गुजरेगी तो चारों तरफ फैली हुई डीप फ्रीज के, तो वो क्या है, गैस के रूप में द्रव गैस के रूप में परिवर्तन हो जाती है। परिवर्तन होने के बाद वो ठंडी हो जाती है, आसपास का कैसा ठंडा हो जाता है, तो चैम्बर में आप कुछ भी चीज रख सकती हो। सिंपल सी भाषा है, कहने का मतलब ये, ठीक है। ये तो हो गई हमारी स्टेटर, रोटर, संधारित्र। अब देखेंगे जो हमारे जो पंखा होता है, इसके अंदर स्टेटर, रोटर, संधारित्र सारी चीज लगी होती हैं। तो पंखा के बारे में पढ़ेंगे अपन। देखो ये है हमारा पंखा। तो पंखे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, बस थोड़ा सा ही बात बताऊंगा आपको। जो छत का पंखा है, और इसका ध्यान रखना, ऐसा कौन सा पंखा है जिसकी अधूरी बाइंडिंग होती है, तो मात्र एक सीलिंग फैन होता है जो छत का पंखा होता है, इसकी अधूरी बाइंडिंग होती है, क्योंकि स्टेटर बाइंडिंग लगी होती है इसकी, तो इसलिए क्या होती है, इसकी अधूरी बाइंडिंग होती है, ठीक है। इसके रोटर पर जो होती है बाइंडिंग, तो इसलिए क्या कहते हैं अपन उसको, ठंडी बाइंड, वो अधूरी बाइंडिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आपकी मोटर होती हैं, तो उनके जो घूमने वाला भाग होता है, तो उसको ऊपर रोटर कहते हैं, जो घूमने वाला भाग होता है। इसको हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि आपकी मोटर हुई, तो उसमें एक रोटर होता है, जैसे कि एक आर्मेचर होता है, आर्मेचर में बाइंडिंग होती है, और आपकी स्टेटर में बाइंडिंग होती है, ठीक है ना। पर इसमें क्या होता है, इसकी स्टेटर में बाइंडिंग नहीं होती है, वो स्टेटर में बाइंडिंग होती है पर रोटर बाइंडिंग नहीं होती है। तो इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये
थोड़ा सा आइडिया बताया मैंने, मतलब ऐसे ही नहीं पता कि मतलब इसको अधूरी बाइंडिंग कहते हैं, पर इतना मुझे जो बता रखा है, मैंने इसको पूछा भी था कि किस प्रकार से बोलते हैं सीनियर सर को, तो बोल रहे थे इस प्रकार से कहते हैं, तो ना मैंने आपको बता दिया कि इसकी अधूरी बाइंडिंग कहते हैं इसको। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो क्या क्या चीज़ लगी होती है, जो आपका कॉटन टैप होता है जो ऊपर लगा होता है, पिन होती है, सॉरी क्वार्टर पिन होती है आपकी जो बीच में से फटी होती है, उसको लगा देती हैं। रबड़ साइकिल होता है जो बीच में लगा हुआ है, ठीक है ना, और जो बोल्ट नट से कसा हुआ है, ठीक है, जी नट इस पे कस दिया है पिन लगाने के बाद। और जी क्या है, हैंगर क्लम्प है आपकी, जो क्लम्प लगी है लटकाने वाली, ठीक है जी। आपका टॉप कैनोपी है, आपकी टॉप कैनोपी है जो ढक दी है, उसको कवर कर दिया। फिर इसके आपका डाउन रोड है जी, बीच वाली रोड है आपकी। ये क्या है, बॉटम कैनोप है जो नीचे तरफ होता है। और ये क्या है आपका हैंगर क्लम्प है आपकी, जो क्लम्प लगी है। इसके बाद ये भाग आता है आपका बोल्ट नट वाला भाग होता है, बोल्ट नट से कसा हुआ भाग होता है ये, ठीक है। इसके बाद आता है जी हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है इस पर, ठीक है। इस पर जी स्पेंडल लगा हुआ है, स्पेंडल हमारा स्पेंडल पर क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पर कनेक्शन होती हैं। और इसके बाद आता है ब्लेड फिकेसिंग, जी हमारी ब्लेड फिकेसिंग है, जी आपकी ब्लेड हैं। और जी आप कहेंगे ब्लेड फेलेज हैं, जो आपकी पत्तियों के रूप में कसा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो रहता है हमारा पंखा। और इसके अंदर बाइंडिंग होती है हमारी रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है, ठीक है। जब रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है तो हम इसमें से चारों तार को निकाल के एक वायर को कोमल करके, तो उस कोमल तार में क्या करते हैं, कैपेसिटर ना जोड़ के, जो हमारी रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है तो उसमें कैपेसिटर जोड़ के कोमल तार को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, कैसे भी आप सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम तार बदल के उसमें देखेंगे कि कौन से तार पे सीधे चल रहा है, कौन से तार पे उल्टा चल रहा है। तो जैसे कि हमारी देखो, मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से वाइंडिंग है हमारी, देखो इस प्रकार से रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग है। जैसे कि इसका एक वायर लिया हमने और इस कॉइल का एक वायर लिया, ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से वायर निकल गया। तो यहाँ पर न्यूट्रल का और जहाँ पर क्या है कैपेसिटर का जोड़ के एक तार ये निकल गया, एक तार ये निकल गया और एक तार ये रहा, ठीक है ना। तो कैपेसिटर का जोड़ के हम ये तार पे इस पर जोड़ेंगे, इस पर क्या कर देंगे, फेस का तार दे देंगे और इस पर न्यूट्रल का। अगर पंखा आपको ऐसा लगे कि उल्टा चल रहा है तो हम इसी वायर को जहाँ चेंज करेंगे, तो इन दोनों वायरों को आपस में चेंज कर सकते हैं जो कैपेसिटर के जोड़ा हुआ है। तो हमने तो पंखे की हम चाल देखेंगे किस प्रकार से चल रहा है, उल्टा चल रहा है कि सीधा चल रहा है, इसी प्रकार से क्या करते हैं, इस पेन का बाइंडिंग स्थापित करते हैं, ठीक है ना। इसमें हमारे जो लगा होता है आपका स्टेटर होता है, इसके अंदर स्टेटर लगा हुआ है आगे होता है, इसके अंदर जिसके है जो स्टेटर होता है, स्टेटर पे क्या लगाते हैं, बाइंडिंग लगाते हैं। स्टेटर पे क्या लगाते हैं, बाइंडिंग। स्टेटर बाइंडिंग लगाते हैं। स्टेटर बाइंडिंग लगा तो रोटर होता है हमारा, जो हमारा बॉडी का पार्ट है, इसकी जो बाहर वाला भाग है, इसको क्या कहते हैं, रोटर बोलते हैं। जो आपकी पंखड़ी वगैरह लगी थी उसको क्या बोलते हैं, रोटर बोलते हैं, ठीक है ना। संधारित्र लगा होता है, इसके अंदर सिंगल फेज मोटर की संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। स्टार्टिंग बाइंडिंग की श्रेणी क्रम में संयुक्त किया जाता है। इसको हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग बाइंडिंग की श्रेणी क्रम में संयुक्त करते हैं। बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। क्या करते हैं, स्टैंड बाइंडिंग में संयोजित करती हैं, ठीक है। और रेगुलेटर होता है विद्युत पंखे की, जो रेगुलेटर होता है क्या करता है, इसमें प्रतिरोध जुड़े होते हैं। जैसे जैसे प्रतिरोध का मान को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि इसमें जो विद्युत धारा की स्पीड है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे प्रतिरोध का मान हम कम करेंगे तो विद्युत धारा की इस कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो स्पीड इस पंखे की बढ़ जाएगी। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रेगुलेटर प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और स्टेटर के श्रेणी क्रम में रेगुलेटर को संयुक्त किया जाता है। क्या करते हैं भाई, इसके स्टेटर के श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, रेगुलेटर को संयुक्त करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में संयुक्त करते हैं, ठीक है। स्टेटर के में तो लिख सकते हैं आप, स्टेटर के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। कहने का मतलब आप फेस में जोड़ दीजिए सीधा सीधा। एक
जैसे कि ये रेगुलेटर है हमारा, एक तार इधर निकला है, इधर निकला है, तो जहाँ हम फेस है ये फेस दिया तो इसी के माध्यम से फेस इधर आया। इसके बाद क्या किया है हम, जो आपकी कनेक्शन है आपको फेस बार है जहाँ उड़ेंगे और न्यूट्रल का सीधा लगा देंगे। इस प्रकार से जोड़ती हैं। स्टेटर वाइंडिंग, हमारी स्टेटर वाइंडिंग लगी होती है तो हम इसको स्टेटर के वाइंडिंग में सीढ़ीग्राम में जोड़ देते हैं सीधा, टेंशन फ्री। ये तो रेगुलेटर हो गया हमारा टेंशन फ्री। अब आते हैं हमारे जो इसके जो भाग होती हैं, तो आपको भाग बता दिया। बेयरिंग होती है इसके अंदर, ठीक है, बेलेट होते हैं आपके, बॉडी नट बोल्ट होते हैं, 2 कैप होती हैं, इसके भाग हैं। इसके बेयरिंग भी लगी होती है हमारी यहाँ पर इस प्रकार से, एक नीचे इसमें बेयरिंग लगी होती है, यहाँ पर एक बेयरिंग नीचे लगी होती है, एक यहाँ पर लगी होती है। दोनों कवरों में क्या होती है, बेयरिंग लगी होती है। तो लिख लेंगे दोनों कवरों में बेयरिंग लगी होती है, ठीक है। आगे चले, हो गया पूरा क्लियर मामला। नेक्स्ट आता है हमारा टेबल फैन। आपको टेबल फैन भी दिख रहा होगा किस प्रकार से आपका रहने वाला है टेबल फैन, ठीक है। इसको देखेंगे थोड़ा सा, आप भी ध्यान से एकत्रित करेंगे। जो टेबल फैन होता है मेज या स्टूल आदि पर रखकर इसका प्रयोग किया जाता है। किस पे प्रयोग कर रहे हैं भाई इसका, इसका प्रयोग कहां पर कर रहे हैं भाई, मेज या स्टूल पर, मेज या स्टूल पर। इसका हम जो प्रयोग करते हैं मेज पर रख कर सकते हैं और पेज भी रख सकते हैं और कर सकते हैं, रखकर इसका प्रयोग किया जाता है। और पंखा, विद्युत पंखा टेबल पंखा कहलाता है। सीलिंग फैन की अपेक्षा इसमें निम्न भिन्नताएं होती हैं। जो सीलिंग फैन होता है इससे बिल्कुल विपरीत भिन्नताएं इसके अंदर बहुत होती हैं। इसमें रोटर स्टेटर के अंदर स्थापित किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, रोटर होता है इसके स्टेटर के अंदर स्थापित किया जाता है। इसमें लिख सकती हैं, रोटर को स्टेटर के अंदर स्थापित किया जाता है। इसमें रोटर को क्या कर रहे हैं, स्टेटर के अंदर स्थापित कर रहे हैं, स्टेटर के अंदर स्थापित किया जाता है, ठीक है। आइयो समझ में आ जाएगा आपकी में। किया जाता है संधारित्र रेगुलेटर स्टैंड में स्थापित किए होते हैं। इसके जो संधारित्र होता है कैपेसिटर और आपका रेगुलेटर होता है, इसके स्टैंड में क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। जो स्टैंड है आपका जो रखा हुआ है यहीं पर इसका क्या लगाते हैं इसको, ठीक है। और इसको स्टेटर के साथ ऑसिलेटर युक्ति जुड़ी होती है जो पंखे के स्टेटर को लगभग 90 डिग्री से 100 डिग्री अंश तक घुमाती है। कहने का मतलब है इसके अंदर जो आपकी स्टेबली लगी होती है जो घुमाने का काम करती है, वो कितना घूमता है, 90 से 100 अंश तक घूमती रहती है। कितनी घूमती रहती है भाई, 90 डिग्री से 100 अंश तक घूमती रहती है, ठीक है ना। स्टेटर को लगभग 90 से 100 अंश तक क्या करते हैं, घूमती रहती है इसकी, ठीक है। इस युक्ति को यांत्रिक होती है जो रोटर शाफ्ट से जुड़ी होती है। टेबल फैन को संयुक्त परपथ में देखा गया है, ठीक है। ये हो गया जो पंखा हमारा हो गया। अब इसके भाग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये हमारा बैक कवर है जो रखने का काम आता है। स्पेंडल है जो जुड़ा हुआ है, ये भाग है। ऑसिलेटर नोब है जो जुड़ी हुई है हमारी इससे। इसके अंदर जो रोटर है जो घूमने वाला भाग होता है। ये हमारा स्टेटर है जो लगा हुआ है, तो घूमने वाला रोटर है, इसके अंदर स्टेटर स्थापित रहता है। और इसके रोटर को आगे क्या है, सैक है। सैक पे क्या करते हैं भाई, जो ब्लेड वाली गाइड होती है इन पत्तियों को जोड़ देती हैं, ठीक है ना। और ये हमारी क्लिप्स लगी हुई हैं। और इसके अंदर संधारित्र और क्या लगाते हैं भाई, रेगुलेटर, गति नियंत्रण नोब को लगाते हैं इसके स्टैंड के अंदर, ठीक है। जिससे कि इससे हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़ाएं तो ज़्यादा कर देंगे, कम करें तो कम कर देंगे। इस प्रकार से काम करता है, ठीक है, इस प्रकार से काम करता है। तो हम इधर करेंगे तो कम होगा, उधर करेंगे तो बढ़ाता जाएगा। ये सारी चीज़ें इस चीज़ों से मिलकर बना होता है।
नेक्स्ट चलते हैं हमारा केबल फैन। जो केबल फैन है देखो इस प्रकार से रहता है जी, इसका स्ट्रक्चर है जो हमारे टेबल फैन का संयुक्त परपथ है। ये हमारे स्टेटर होती है हमारी, ठीक है ना, और जो हमारी रनिंग वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग। तो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जुड़ी है, आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जुड़ी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। आपकी रनिंग वाइंडिंग जुड़ गई यहाँ पर, फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग यहाँ से यहाँ पर आ गई, फिर इसके बाद जी हमारी रनिंग वाइंडिंग आ गई। इस प्रकार से जी जो वाइंडिंग जुड़ी होती है, यहाँ पर लगी है रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों। वो हमारे प्रतिरोध लगा होता है इसमें, इस प्रकार से रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर में प्रतिरोध लगा होता है, हाई मध्यम लो इस प्रकार से काम करता है। यहाँ पर तो हाई होगा, यहाँ पर मध्यम होगा, यहाँ पर लो होगा। जैसे जैसे घुमाएंगे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, ठीक है, तो धारा की चाल है जो स्पीड कैसी कम हो जाएगी, जैसे कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसमें संधारित्र लगा होता है आपके स्टार्टिंग वाइंडिंग में, और जगह इंडिकेटर है जो बल्ब के रूप में काम करता है, छोटा प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। 1 फेज सप्लाई इसके अंदर, टेंशन फ्री, कहानी खत्म, ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट टाइम चलते केबल फैन है, आपको बताने की जरूरत है जो केबल फैन लगाते हैं, जो ऑफिस वगैरह में लगाते हैं, आपने देखा होगा कभी कभार आपकी ट्रेन वगैरह, रेलवे स्टेशन आदि पे क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। केबल फैन की जो मतलब इसकी पंखे की समान ही होता है, इसका स्टैंड भारी नहीं होता है, इसके कच्च की दीवारों पर पेचों के द्वारा कस दिया जाता है। इनको क्या करते हैं, कच्च की दीवार होती हैं और इनको क्या करती हैं, पेच के माध्यम से कस दिया जाता है, ठीक है ना। और जो एडजस्टेबल होती हैं, इनको इस पंखे के नॉब ऑसिलेटर प्रकार का होता है, इस प्रकार से इसको घुमाए जाते हैं। और इन केबलों का उपयोग बस, रेलवे, गाड़ी आदि में इसका प्रयोग करते हैं। 24 से 28 वोल्ट डीसी पर प्रचालित होते हैं। और जो कितने वोल्ट पर प्रचालित होते हैं भाई, 24 से 28 वोल्ट पर क्या होती हैं, प्रचालित होती हैं। पेंडेंट पंखा भी उसी प्रकार से होता है, जो मतलब 120 सेंटीमीटर ऊंचाई पर भारी होता है। इसका स्टैंड 120 डिग्री पर ऊंचाई होता है। एक होता है एयर सर्कुलर पंखा, 2 पंखे होते हैं। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे 2 पंखे हैं। एक तो पेंडेंट पंखा है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है भाई, 120 सेंटीमीटर। कितनी होती है ऊंचाई, 120 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। और ये भारी होती है, वजन में कैसा होता है, ये भारी होता है, क्योंकि भाई इतनी ऊंचाई होगी तो वजन में तो भारी होगा। और जी एडजस्टेबल है, इसको ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। एयर सर्कुलर लेटर पंखा है, ठीक है ना। और इसकी जो आरपीएम घूर्णन गति होती है कितनी होती है, 1500 होती है इसकी आरपीएम। घूमने कितनी होती है, 1500 होती है। 2 ब्लेड होती हैं इसके अंदर, दो ब्लेड, 3 ब्लेड कहने का मतलब लगे होती हैं, जो टेबल पंखे के काम में आते हैं, ठीक है। घूर्णन की समान तो होती हैं, कहने का मतलब ये। और अति पूर्ण गति पे 11 आरपीएम होती हैं। पंखों की अपेक्षा आयु की अधिक घुमाया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से होती हैं। 11 आरपीएम भी होती हैं, 11 आरपीएफ, ठीक है, गति भी होती है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक आता है एडजस्टेबल फैन। एडजस्टेबल फैन देखेंगे तो वो एडजस्टेबल फैन जहाँ पर होता है आपकी, जैसे कि कोई ऑफिस वगैरह होती है, लाइब्रेरी वगैरह होती हैं, ठीक है। तो घर का छत में जो बाहर की हवा को, अंदर की हवा को बाहर निकालने के लिए इसको फैन का उपयोग किया जाता है। इसकी सजा पंखे की समान ही होती है, परंतु इसको अर्धगोलीय आकार के फ्रेम में इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि इसकी कक्ष के अंदर भी वायु को खींचकर बाहर का बाहर फेंक दे। मतलब कोई कक्ष है हमारा, ऑफिस वगैरह कहने मतलब कोई भी है, तो उसकी हवा को खींच के बाहर निकाल दे, वहां पर इसका प्रयोग होता है, ठीक है। एडजस्टेबल पंखा का आकार 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक होता है। इसका जो आकार होता है, 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक। कितना आकार होता है इसका, आकार 30 से 60 सेंटीमीटर होता है। इसकी गुण गति 700 से 900 होती है। इसकी गुण गति कितनी होती है, 700 से 900 आरपीएम, मतलब गति राउंड पर मिनट, ठीक है, होती है। इसका उपयोग रसोई घरों में, उद्योगों में और आदि में इसका किया जाता है। रसोई घरों में जो उद्योगशाला होती हैं और इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आती हैं, नेक्स्ट है हमारा डेजर्ट कूलर। डेजर्ट कूलर होता है आपका, ये देख रहे हो आप किस प्रकार से डेजर्ट आपका कूलर देखा है। अब जो सामान्य अवस्था में हर गांव, हर क्षेत्र में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ इसका प्रयोग नहीं होता हो। तो ये तो इसका एक आकृति है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस प्रकार से इसका पर्पस जुड़ा हुआ है। देखो जिसका पूरा पर्पस डायग्राम है,
ठीक है, तो इस डायग्राम को समझेंगे, इस प्रकार से काम कर रहे हैं। आप भी इस डायग्राम के माध्यम से कूलर फिट भी कर सकते हैं, घर बना भी सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे अपन समझने की सारी चीज़ों को। देखो ऊपर से ये क्या है, हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर लगा हुआ है यहाँ पर, 3 पिन क्या है, हमारी सॉकेट है, इंडिकेटर लगाई है हमारी यहाँ पर। ये हमारे क्या है, जुड़े हुए हैं, रोटरी स्विच है। क्या है ये हमारा रोटरी स्विच। रोटरी स्विच क्या होता है कि भाई रोटरी स्विच के अंदर सारी चीज़ों को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमारा एक स्विच लगा हुआ है जो पंप ऑन ऑफ करने के काम आता है। रोटरी स्विच होता है कूलर को तेज और कम करना, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और 3 फेस वाटर स्टूबेटर है इसके अंदर, ये हमारा स्टूबेटर है, 3 फेस वाटर है। ठीक है, और इसके अंदर संधारित्र लगा हुआ है, हमारा सेंटीग्राम में संधारित्र लगा हुआ है। और ये हमारी यहाँ पर इस प्रकार से संयुक्त किया गया है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले ये घूम के इधर आए हैं। ठीक है ना, देखेंगे यहाँ से ये वाग हमारा गया बाहर की तरफ, यहाँ से आया जहाँ, ये गया जहाँ। ये क्या है, हमारी सैडल पोल पंप मोटर। ठीक है, और ये हमारी क्या है, कूलिंग फैन, जो पंप है जो कूलिंग फैन है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो सी का बटन है जो यहाँ से घूम के यहाँ आया, यहाँ लग गया। ठीक है भाई, और जो हमारा मेन लीड में से जो क्या है, हमारा 3 पिन मेन लीड में से तार निकलते हुए यहाँ से यहाँ तक आ गए और जहाँ गया। तो हमारा ये क्या है, अब देखेंगे किस प्रकार से है। अब इसमें देखेंगे ये वाला तार ये आ गया यहाँ से जहाँ गया, ये क्या है, हाई मतलब तेज पे चलेगा। दूसरा वायर आया हमारा यहाँ से तो मीडियम चलेगा। ये आया हमारा, ये क्या चलेगा, लो पे चलेगा। जैसे जैसे इसके अंदर हम इस रोटरी स्विच को प्रयोग करेंगे, बढ़ाते ही चलेंगे, तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ाते चलेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। जब प्रतिरोध का मान घटेगा तो इसमें जो चाल है इसकी क्या, वो पंखे की बढ़ जाएगी। ये आपका अर्थ पॉइंट लगा हुआ है, मुख्य मोटर है आपकी, ये आपका अर्थ पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से इस मोटर लगी होती है, इसमें फैन लगा होता है, तो इस प्रकार से क्या हवा देता है। ये हमारा क्या है, पानी है जो टैंक भरा है, जो बाजू रेफ्रिजरेटर है, जो स्टेटर के पास ग्रिल लगा होता है। ग्रिल आपका किसका बना होता है भाई, निकल और कर्मनियों का बना होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है। ये सारी चीज़ होगी। ये आपका वाटर एलिमेंट है जो वाटर को दर्शाता है, उसकी स्थिति को, इतना वाटर बढ़ गया। ठीक है, ये दोनों चीज़ करता है, यहाँ तो दर्शाता है, ये क्या करता है, वाटर लेवल फ्लोट है, ये लेवल को बताता है, यहाँ से संकेत देता है जी। ठीक है, ये ड्रेन है आपका बना हुआ है, और ये स्टैंड है जो इसमें खड़ा हुआ है पर सारा सिस्टम। तो इस प्रकार से हम भाई, ये हमारी क्या पानी की जाली है जो ऊपर से यहाँ इस पानी को यहाँ से जाती है, जहाँ फ्लो करती है तो आपकी जालियों में गिरती है। तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर बना होता है, किसका, डेड जर्स कूलर का। डेड जर्स कूलर का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस प्रकार से आप इसका क्या कर सकती हैं, यूज कर सकती हैं। ठीक है, इसकी संरचना है, आपने देखा होगा। एडजस्ट पंखे के साथ साथ इस वाटर लिफ्टिंग पंखों को ऑन कर देने पर कूलर की तली में भरा हुआ जल एक पाइप के द्वारा ऊपर छत में लगे डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंच जाता है। जो आपका लगा है ना डिस्ट्रीब्यूशन, ये लगा हुआ है वाटर 3 वाला, तो 3 होते हैं आपकी, 3 जाली होती हैं इस प्रकार से आपकी। एक जाली इस प्रकार से होती है, और एक जाली इस प्रकार से होती है, एक और जाली होती है। तो ये क्या है, 3 वे वाटर। तो हमारे ये यहाँ नली होती है, देखो नली है हमारी, इस टैंक में पहुंच गई, ये टैंक वाली नली है। तो यहाँ से एक पाइप तो हमारा इसमें लगेगा, एक पाइप इसमें लगेगा, एक पाइप इसमें लगेगा, तो तीनों पाइपों में क्या है, पानी जाएगा। तो तीनों पाइप में पानी जाएगा तो क्या होगा, इन जालियों के अंदर जाएगा। तो इन जालियों के अंदर जाएगा तो कूलर चलेगा, तो इस जालियों के माध्यम से हवा को खींचेगा। तो हवा को खींचेगा तो हवा कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, संपीड़ित गैस में द्रव्य के रूप में बदलने लगती है। तो इसी प्रकार से जहाँ प्रक्रिया हो रही है, जो ये सारा चीज किससे हो रहा है, एक नेचुरल तरीके से हो रहा है। ये तो मतलब एक हवा को अब एक द्रव्य के रूप में बदल रहे हैं, ठंडे के रूप में, कहने का मतलब ठंडी हवा में बदल रहे हैं। जब इसको खींचते हैं तो हवा ठंडी हो जाती है। ठीक है ना, और ये किस प्रकार से आकृति में होता है भाई, ये युग आकृति में होता है। कैसी में, युग आकृति में होता है, नालियों फैला होता है, नालियों बने छिद्रों से भरी जाले के तल जल गिरता रहता है, कूलर की तली में एकत्रित होता है। जब जल गिरता है तो इसी तल में आके क्या रहता है, इकट्ठा हो जाता है। देखा आप, इसी माध्यम से इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने इसको डेजर्ट कूलर के बॉक्स के ठंडा वायु फेंकता रहता है। ठीक, इसी प्रकार क्या करता है, ये जो बाहर की हवा खींच के द्वारा ठंडी वायु हमारे इस फैन के माध्यम से आगे की तरफ फेंकता रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखो लंबी वीडियो हो गई, इतना ज़्यादा आप परेशान हुए होंगे,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बस लास्ट में ये कहना चाहूँगा, बेटा मेहनत करो, कौन सी भी क्षेत्र हो आपका। अगर आपको में कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो कि सर मेरी पॉइंट से समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको डेफिनेटली उसका सवाल जो पूछा है उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।